श्री मनीष तिवारी। धन्यवाद सभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की जो पिछली 10 वर्ष की कथाकथित उपलब्धियां रही हैं उसका बहुत ही विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया और इसीलिए मुझे मजबूर होकर यह बात कहनी पड़ रही है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पे होता है। सबसे पहला राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा संस्थाओं की स्वायत्तता, चौथा अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते या कूटनीति और पांचवा सांप्रदायिक सौहार्द। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन 5 बिंदुओं पर पिछले 10 वर्ष में जो एनडीए भाजपा की सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है। अगर मैं ये कहूं कि आपने इन 5 बिंदुओं के परकच्छे उड़ा दिए पिछले 10 वर्ष में तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। पर इसके ऊपर विस्तृत विश्लेषण करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज सभापति महोदय 1 जुलाई 2024 है। कल रात 12 बजे से इस देश में फौजदारी के कानूनों की एक नई प्रक्रिया लागू की गई और ये जो प्रक्रिया है ये कोई सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक में क्रियान्वित नहीं की जाएगी। ये भारत के जो 17,380 पुलिस थाने हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उनमें क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें 9,378 थाने भारत के ग्रामीण इलाके में हैं, 4,929 थाने भारत के शहरी इलाकों में हैं और 3,072 स्पेशल पुलिस स्टेशन हैं। और मुझे ये कहते बहुत ही संकोच भी हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो फौजदारी की कानून प्रक्रिया कल रात से लागू की गई है ये इस देश में पुलिस राज की नींव रखने का काम करेगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस देश में फौजदारी के कानून की 2 समानांतर प्रक्रियाएं बना दी हैं। एक प्रक्रिया कि 30 जून 2024 12 बजे से पहले जो मामले दर्ज किए गए थे, जो अदालतों के सामने हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर फैसला किया जाएगा और 1 जुलाई 2024 या 30 जून 2024 रात 12:01 के बाद जो मामले दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे और जो मामले अदालतों के सामने जाएंगे वो ये नई जो आपने प्रक्रिया बनाई है उसके तहत उनका फैसला होगा। सभापति महोदय, आप खुद पेशे से वकील हैं, आप इस बात को जानते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं और ये जो और उनमें से अधिकतर मामले फौजदारी से जुड़े हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। ये जो नई प्रक्रिया लागू की गई है इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा संकट भारत की न्यायपालिका में आने वाला है और इसलिए मैं ये बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये तीनों कानून उस समय पारित किए गए जब इस संसद से, इस सदन से और जो दूसरा सदन है राज्यसभा उससे 146 सांसदों को लंबित किया गया। तो इसलिए ये जो कानून है ये इस सदन के
या राज्यसभा की जो कलेक्टिव विजडम है उस कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट नहीं करते और इनमें बहुत बड़ी खामियां हैं और मैं कुछ खामियों का उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में क्रियान्वित किए जाएंगे, ये पूरे देश में क्रियान्वित किए जाएंगे और इसका नकारात्मक प्रभाव इस देश की 140 करोड़ जनता पे पड़ने वाला है। सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि कोई भी अगर पुलिस थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी। जो नया कानून आया है उसके तहत आपके जो धारा 173(3) है बीएनएसएस की, उसमें पुलिस को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जो ऐसे दंड हैं जिसमें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा है, उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करे या ना करे, ये उनके विवेक पे छोड़ा गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा जो वंचित है, जो शोषित है, जो दबा हुआ है, जो समाज के कमजोर वर्गों से आता है, उनके पुलिस थानों में एफआईआर नहीं दर्ज होंगे। मैं दूसरे प्रावधान पे आता हूं। इस देश का जो कानून है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहती है बेल एंड नो जेल। पर जो कानून आप लेके आए हैं, जो सरकार लेके आई है, वो एक चीज बिल्कुल सुनिश्चित कर देती है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया उसकी 60 से लेकर 90 दिन तक जमानत हो ही नहीं सकती, चाहे वो जो जमानत का ट्रिपल टेस्ट है उसको क्यों ना पास करता हो, क्योंकि जो जांच अधिकारी है वो 60 से लेकर 90 दिन तक कभी भी आपकी पुलिस कस्टडी मांग सकता है। तो इसलिए आपने जो सिविल लिबर्टीज हैं उसके ऊपर इतना बड़ा आक्रमण किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया तो 60 से लेकर 90 दिन तक ये तो भूल जाए कि उसकी जमानत भी होगी। इसके साथ साथ सभापति महोदय, 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था 2 फैसलों में कि जो अभियुक्त है उसको जब अदालत में लाया जाएगा उसकी हथकड़ियां नहीं लगेंगी। वो इसलिए क्योंकि जब साम्राज्यवादी सरकार थी उस समय लोगों को बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए उनको हथकड़ियां लगाकर अदालतों में लाया जाता था। आपने इस कानून के माध्यम से एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम वो साम्राज्यवादी कानून खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपने हथकड़ियां वापस ले आए हो। जो धारा 43(3) है बीएनएसएस की, उसके तहत आप हथकड़ियां वापस ले आए हो। ये किस तरह के कानून आप इस देश के लिए आपने बनाए हैं? उसके साथ साथ जो सेडिशन का, राजद्रोह का कानून है 124 AIPC, उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि दिस इज अमंग द प्रिंस ऑफ द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी, और आपने क्या किया? वो राजद्रोह का कानून आप पिछले दरवाजे से फिर वापस लेके आ गए। तो एक तरफ तो आपने जाके उच्चतम न्यायालय में यह कहा कि हम सेडेशन के तहत कोई मामला देश में दर्ज नहीं करेंगे, और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और आपने नए कानून लाकर वो फिर राजद्रोह में पिछले दरवाजे से आप वापस ले आए। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि बाकी बिंदु भी है जिनके ऊपर मेरे को वापस आना है, मेरा ये कहना है सदन से कि इन तीनों कानूनों पे तुरंत रोक लगाई जाए। इन तीनों कानूनों को दोबारा से इस सदन के समक्ष रखा जाए, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, उनकी दोबारा से समीक्षा हो। नहीं तो आज मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि जो काम सरकार ने किया है उससे इस देश में पुलिस राज की नींव रखी जा रही है। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पे आता हूं। सभापति महोदय, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है
कि पिछले 4 वर्ष से चीन हमारी सरजमीन में घुसा हुआ है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, सरकार के अपने अधिकारी लिखित में एक पेपर प्रेजेंट किया गया था डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस को जनवरी 2023 में, और उसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह बात कही थी कि कोराकोरम पास से लेकर चुमर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। उन 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे भारतीय सुरक्षा कर्मी दल, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा पा रही हैं। और यह बात मैं पहली बार इस सदन में नहीं कह रहा। जब हम मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, हमारे साथी, हमारे सहयोगी गौरव गोगोई जी ने वो प्रस्ताव रखा था, उस बहस में भी मैंने ये बात कही थी कि सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण आना चाहिए कि भारत की कितनी सरजमीन के ऊपर चीन ने पिछले 4 वर्ष से कब्जा कर रखा है, और ये सरकार वो भारत की सरजमीन कब खाली करवाकर भारत के पास वापस लेके आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि पिछली बारी तो सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव में कोई जवाब नहीं आया था। आज राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर जब 4 वर्ष चीन के उस ट्रांसग्रेशन को हो गए, उस घुसपैठ को हो गए, सरकार की तरफ से यह जवाब आएगा कि कितनी भारत की सरजमीन चीन के कब्जे में है और कब सरकार वो जमीन खाली कराने जाएगी। मैं आर्थिक विकास पे आता हूं। हमारे कई साथियों ने इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। सभापति महोदय, अगर इस चुनाव में कोई 2 बड़े मुद्दे थे तो एक था महंगाई और दूसरा था बेरोजगारी। सरकार ये कहती है कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मैं सरकार को याद कराना चाहता हूं कि 2013 में ये यूपीए की सरकार थी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई थी, और उस समय इनका क्या रवैया था, शायद इनके जो साथी उस लोकसभा में रहे हों वो उनको भली भांति याद होगा। हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप 81 करोड़ नहीं, 140 करोड़ लोगों को अगर निःशुल्क अनाज देना चाहते हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका समर्थन करेंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोजगार कहां है? कि पिछले 10 साल में जो आपने भारत के युवाओं से वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल आप मुहैया कराएंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती है, वो 20 करोड़ नौकरियां कहां है? भारत का युवा आज ये सवाल पूछ रहा है कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी प्रगति के लिए ये एनडीए भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में क्या किया और अगले 5 वर्ष में ये क्या करने जा रहे हैं, उसका माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द का उल्लेख भी नहीं है, जिससे यह बात बिल्कुल साफ होती है कि ये जो सरकार है वो बिल्कुल इट हैज रन आउट ऑफ आइडियाज, वो आइडियाज वहीन है और इनके पास ना ही कोई कार्यक्रम है, ना ही कोई नीति है कि किस तरह से इस देश में रोजगार पैदा होगा। जो तीसरा बिंदु है सभापति महोदय, वो है संस्थाओं की स्वायत्तता। और हमारे शिवसेना के जो साथी हैं उन्होंने बोलते हुए इस चीज का उल्लेख किया था कि कोई भी लोकतंत्र उतना ही शक्तिशाली होता है जितनी शक्तिशाली उनकी संस्थाएं होती हैं। और पिछले 10 साल में जिन संस्थाओं के ऊपर ये लोकतंत्र खड़ा है उसको कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि चुनाव आयोग, जो इस भारत के लोकतंत्र का एक निष्पक्ष आर्बिटर होना चाहिए, उसकी जब आप इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन करते हैं उसमें आपने न्यायपालिका से एक भी व्यक्ति को नहीं रखा। ये किस तरह की स्वायत्तता है कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे, सरकार के मंत्री रहेंगे, पर न्यायपालिका से
कोई व्यक्ति उसमें नहीं रहेगा। इससे जो भारत का चुनाव आयोग है और किस तरह से वो चुनाव आयोग के कमिश्नर चुने जाते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं आखिरी बात, क्योंकि आपने घंटी बजा दी है और मुझे ये आदत नहीं है कि उसके बाद मैं अपना भाषण जारी रखूं, पर मैं एक बात या दो बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो चौथा बिंदु है वो है सांप्रदायिक सौहार्द। और पिछले 10 वर्ष की जो ध्रुवीकरण की एनडीए भाजपा सरकार की नीति रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कीप द टेम्परेचर ऑन अ स्लो बॉयल, उसका जीता जागता प्रमाण वो है जो पिछले 1 वर्ष में मणिपुर में हुआ। और इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस चुनाव ने एक संदेश भेजा है। जो एनडीए भाजपा की अयोध्या में हार हुई है, उससे एक संदेश भेजा है कि भगवान राम की अगर आप याचना कीजिए, वो तो इस देश को मंजूर है, पर अगर आप धर्म का इस्तेमाल राजनीतिकरण के लिए करेंगे तो वो एक देश को कतई मंजूर नहीं है। और ये बड़ा साफ संदेश इस चुनाव के माध्यम से ये एनडीए भाजपा सरकार को भारत की 140 करोड़ लोगों ने भेजा है। और अंत में मैं अध्यक्ष जी यही एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं कि लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एनडीए भाजपा की सरकार के पिछले 10 वर्ष में गलतियां ही गलतियां हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।